नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो शरीर से हष्ट पुष्ट तगड़ा था, पढ़ा लिखा कम था, लेकिन सपने बहुत उसके बड़े थे। वो चाहता था अमीर बनना, हर खुशी वो पाना चाहता था, और वो भी बहुत जल्द, शॉर्टकट तरीके से। तो आज की कहानी मैं जो बताने जा रहा हूं वो कहानी है नरेश की। घटना को लगभग 25 साल बीत चुका है। 1999 के आसपास की घटना है। नरेश की उम्र लगभग 25 साल की रही होगी और झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या वो अपनी लाइफ में सब कुछ पा चुके थे? आइए चलते हैं इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और हाँ, आपके पास भी दोस्तों कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी, अपनी घटना को आप भेज सकते हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी नरेश जी का है। साल 1999 की बात है। नरेश जी की उम्र लगभग 25 साल हो चुकी थी। नरेश के पिता को गुजरे लगभग 10 साल हो चुका था। बीमारी से गुजर गए थे। संयुक्त परिवार था उनका। चाचा भी थे, चाची भी थी, माँ थी और बहनें भी थी। अब जब पिता का साया उनके ऊपर से उठ गया, तो वो किसी के कहना तो मानते नहीं थे। पिता से सिर्फ डरते थे, पिता का ही ज़्यादातर बात मानते थे। और जो स्कूल की पढ़ाई लिखाई थी, अब उनकी रुचि हट चुकी थी। अब इसके बाद जितने आवारा लड़के थे, दोस्त उनके थे, अब दोस्ती ऐसी ही उनकी हो चुकी थी। अब वो धीरे धीरे नशे के आदी भी हो चुके थे। नशे के लिए अब तड़पते रहते थे, कहाँ से नशा मिले ताकि उस नशा करके संतुष्टि मिले। अब घर में अपने माँ से पैसे मांगते थे नशे के लिए। अब माँ भला कहाँ से पैसा दी? अब जो घर के मालिक थे उनके चाचा थे। आज चाचा को भी समझ में आ गई थी कि लड़का बिगड़ रहा है, बिगड़ चुका है, अब ये सुधरने वाला नहीं है। चाचा बहुत बंदिश लगाते थे, खाना तक नहीं देते थे घर में कि कैसे भी लड़का सुधर जाए, नरेश जी सुधर जाए। लेकिन नरेश जी सुधरने के बजाय बिगड़ते चले गए। अब ऐसा भी दिन आ चुका था कि नरेश जी अपने घर पर आते नहीं थे। कई कई दिन बीत जाते थे, ना जाने कहाँ रहते थे। नरेश जी बताते थे कि उस दौरान मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो ईंट भट्टे पर काम करते थे, नशे के लिए सिर्फ दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे। मैं भी उनके साथ में अब ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। एक तरह से सारा दिन हम लोग मेहनत करते थे और शाम को जो पैसे मिलते थे और उसी से अपना खर्चा चलाया करते थे, खाना पीना नशा साथ में। और धीरे धीरे अब जो नरेश जी थे, अब उसी ईंट भट्टे पर रहने लगे थे। एक ट्रैक्टर चालक था और उनसे उनकी दोस्ती हो चुकी थी। अब उनका जो झुकाव था ट्रैक्टर चलाने के ऊपर में हो गया था कि कैसे भी ट्रैक्टर चलाना सीख ले। इसीलिए जो ट्रैक्टर चालक थे उनसे दोस्ती काटी थी, सेवा पानी करते थे। वो भी नशा पानी किया करता था, इसलिए उनकी दोस्ती अच्छी तरह गाढ़ी हो चुकी थी। अब इधर जो नरेश का परिवार था, अब वो घर में कोई पूछने वाला तो है नहीं कि नरेश कहाँ पर है। हाँ, एक नरेश की माँ थी जो चिंता किया करती थी, लेकिन जब भी चिंता करती, जब नरेश के चाचा थे डांट देते थे, देखो भाभी, लड़का आपका बिगड़ चुका है, आप कब सुधरेगा कुछ बोला नहीं जा सकता है। इसके बारे में सोच सोच करके अपना दिमाग मत खराब कीजिए। आप समझ लीजिए कि वो लड़का आपके काबू में है ही नहीं।
ना मेरे काबू में है, ना आपके काबू में है। अब नरेश को माँ को भी समझ में आ चुका था कि जो बोल रहे हैं घर के सदस्य सही बात बोल रहे हैं, लेकिन माँ का दिल अलग ही होता है। वो याद तो जरूर करती थी नरेश को कि कहाँ होगा, खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, कहाँ सोया होगा। अब चिंता तो लगी रहती थी, लेकिन कर क्या सकती थी। और उधर जो नरेश थे, अब ईंट भट्टे पर ट्रैक्टर का जो ट्रैक्टर चलाते थे उनकी असिस्टेंट गिरी करने लगे। ईंट जो होता था अब लोडिंग होता, उसको ले जा करके घर घर पहुंचाने का काम होता था। अब धीरे धीरे बरसात आने लगी थी। आज जैसे बरसात का मौसम शुरू हुआ, ईंट भट्टे का काम रुक सा गया था। ईंट जो बनते थे वो बंद हो चुके थे। अब जितने वहाँ मजदूर वगैरह रहते थे, ईंट बनाने का काम करते थे, ईंट को पकाने का काम करते थे, सब लोग अपने अपने गांव चले गए थे। ये मौसम ही ऐसा था कि अब तो कोई काम हो नहीं सकता था बरसात की वजह से। लेकिन जो वहाँ का चौकीदार था और नरेश थे, दोनों लोग उसी ईंट के भट्टे पर रहते थे। एक झोपड़ी थी और वहीं पर नरेश उस चौकीदार के साथ, उन्हीं के साथ खाना वाना बनाते और रात भी वहीं गुजारते। नशा पानी का अपने खोज में लगे रहते। लेकिन अब काम बंद हो चुका था। जो पैसा मिलना था वो सब कुछ ईंट भट्टे वाले ने बंद कर दिया था। अब पैसा आए कहाँ से कि नशा पानी कर सके। अब जो ट्रैक्टर चालक था वो भी अपना ट्रैक्टर लेकर चला गया था। अब वो ईंट भट्टे पर सिर्फ 2 लोग ही रहते थे, एक तो नरेश और दूसरा वहाँ का चौकीदार। चौकीदार कभी कभी कुछ पैसे दे देता था नरेश को कि जाओ जो करना है कर लो नशा पानी, लेकिन हमेशा पैसा तो उसके पास में होता नहीं था। अब नशे के लिए नरेश तड़पते रहते थे, कहाँ से पैसा है, कहाँ से पैसा है, लेकिन अब पैसा उनको मिल नहीं रहा था। अब अपने दिमाग दौड़ाने लगे कि क्या करें, कहाँ से पैसा पाएं। अब थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी और नदी के पास में श्मशान घाट था। मुर्दा उर्दा गांव के जो थे आसपास के जलाई जाती थी। अब वहाँ पर शाम के टाइम में जब नरेश जाते थे उधर से, तो वहाँ पर कई साधु लोग को देखते थे काले कपड़ों में। वो लोग बैठ करके वहाँ पर नशे पानी किया करते थे। अब नरेश जो थे, अब उनको नशा तो चाहिए था, कैसा भी नशा हो। और साधु के पास जाने लगे, वहाँ बैठने लगे। अब साधु दया करके अब पूछ लेते थे कि हाँ भाई, क्या तुम्हें भी नशा चाहिए। अब वो हाँ कर देते। एक तरह से अब घनिष्ठता जो वहाँ के एक साधु था, जो शाम को शाम ही वहाँ पर आता था, दिन भर वो रहता नहीं था। और कभी कभी तो 3-4 साधु नजर आते थे काले कपड़ों में। और कभी कभी वही एकलौता साधु रात भर उसी जगह पर रहता था। अब एक तरह से नरेश जी की उस साधु से दोस्ती हो गई थी। दिन भर तो अपने ईंट भट्टे वाले जगह पर रहते थे, चौकीदार के साथ में खाना वाना वही बनाया करते थे, चौकीदार का ही काम किया करते थे। और शाम के टाइम नशे के लिए वो शमशान घाट के पास पहुंच जाते और साधु का इंतजार करते। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि कोई साधु वहाँ पर नहीं आता था। रात पूरी की पूरी गुजर जाती थी। नरेश जी बैठे देखते रहते थे। आज शमशान में उनको डर भी नहीं लगता था, जबकि कई लोग रात के टाइम उस तरफ से निकलना भी नहीं चाहते थे, डर लगता था और डरना भी चाहिए। लेकिन नरेश जी नशे के शिकार हो चुके थे, अब तो उनको डर नहीं लग रहा था शमशान घाट से भी। 2 दिन तक वो साधु नजर नहीं आया। अब नरेश जी 10-11 बजे रात तक वहाँ पे इंतजार करते थे। जब साधु नहीं आया तो अपने वो ईंट भट्टे वाले जगह पर आ गए। बेचैन रहे, नशा पानी तो मिला नहीं। 2 दिन के बाद जब शाम को वहाँ पहुँचे तो देखा कि साधु आया हुआ है। अब जाकर के प्रणाम उनाम किया उसको। अब पूछने लगे कि बाबा 2 दिन आप नजर नहीं आए, कहाँ चले गए थे। तब वो साधु हंसते हुए कहने लगा कि देखो बच्चा, ये शमशान घाट मेरा घर थोड़ी है, मैं कि यहाँ पर रहता हूँ, मेरा घर बार थोड़ी है। अरे हम लोग तो भटकते रहते हैं,
जहाँ इच्छा आती है चले जाते हैं, जहाँ पर रुक गए वही हमारा घर होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसी शमशान घाट पर आए। बहुत शमशान घाट है इस जगह पर, कहीं ना कहीं रात बिता लेते हैं। अब जो थे नरेश जी समझ गए थे कि जो बाबा साधु बाबा कह रहे हैं बात तो सही है, इनका कौन सा घर बार है, ये तो शमशान घाट है। आखिरकार 10 बजे के आसपास वो नशा पानी किए, वहाँ से फिर अपने ईंट भट्टे के तरफ चल गए। और अगली सुबह वही उनका रूटीन था, खाना वाना खा करके अब फिर शाम के टाइम में वो उसी जगह पर आ गए जहाँ बाबा मिला करते थे। लेकिन बाबा बिल्कुल उस जगह पर थे ही नहीं। इंतज़ार करते रहे। अब अंधेरा हुआ, फिर रात हुई। रात के बाद अब लगभग 10 से ऊपर का टाइम हो चुका था, लेकिन वो काला कपड़े वाला साधु अब तक नजर नहीं आए थे। इंतजार करते करते अब उनको नींद से आ गई थी। एक जगह आप जा कर के और वो लेट गए थे जमीन पर ही, गमछा मछा बिछा करके। गहरी नींद आ गई थी। इसके बाद जब उनकी आंख खुली ना, तो कुछ हलचल से आंख खुली थी। तब हलचल जानने के लिए उठ बैठे, देखने लगे कि आखिर ये शोर कैसा हो रहा है, कौन कर रहा शोर इस जगह पर। जब उनकी दृष्टि उस जगह पर गई जिस झोपड़ी में वो साधु वह मिला करते थे, और वो झोपड़ी में रोशनी सी हो रही थी, बहुत तेज रोशनी। ऐसा रोशनी उन्होंने कभी देखा नहीं था। अब अपनी जगह से उठ करके खड़े हो गए। धीरे धीरे अब जानने के लिए चल पड़े कि आखिर उस झोपड़ी में इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है उस झोपड़ी में, कौन है लोग वहां पर। अब धीरे धीरे अब झोपड़ी के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वही साधु बाबा जिनसे उनकी दोस्ती हो चुकी थी, अब अपना आसन जमाए बैठे हुए थे। आगे पूजा का सामान रखा हुआ, हड्डी, पता नहीं क्या क्या चीज जो तंत्र मंत्र में इस्तेमाल किया जाता है। और सामने में एक खूबसूरत लड़की, सफेद कपड़ों में इतनी खूबसूरत लड़की नरेश ने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। देखते ही रह गए थे इतनी खूबसूरत लड़की को। आलती पालती मारे लड़की उस साधु बाबा के सामने बैठी हुई थी। अब बड़ी बड़ी आंखों से साधु बाबा की तरफ देख रही थी, लेकिन साधु बाबा अपने काम में व्यस्त थे। जो पूजा पाठ किया जाता उस चीज में लगे हुए थे, और वो लड़की लगातार साधु बाबा को घूर रही थी। अब इतनी सुंदर लड़की देख करके नरेश जी का मन डोल चुका था, और वो कहने लगे कि बाबा के पास में जो फक्कड़ बाबा हैं, इनका कोई घर ना बार, ना कोई रहने का जगह, ना कोई संपत्ति, ना कुछ, तो इनके पास ये सुंदर लड़की आई कहां से, कौन है लड़की। अब जानने का मन बेचैन हो चुका था। उस लड़की को तो अपना लग रहा था कि दिल दे चुके हैं, और अभी तक छुप के सारा कुछ देख रहे थे। अब जो तंत्र मंत्र बाबा का काम चल रहा था वो चलता रहा। आखिरकार इस काम में घंटा ऊपर बीत चुका था। अब नरेश जी उस काम में विघ्न डालना नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि साधु बाबा तंत्र मंत्र का काम करते हैं और साधना करते हैं, लेकिन ये खूबसूरत लड़की कौन है, चलो मैं बाद में पूछूंगा। अभी इस जगह पर टोकना बोलना सही नहीं होगा, नहीं तो साधु बाबा मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे, हो सकता है श्राप भी दे दें, अब मुझे नशा भी ना दें। इसी वजह से अब उस जगह से नरेश जी पीछे हट गए। कुछ दूर जा करके एकांत में जो अंधेरी जगह थी, और वहां पर गमछा बिछाए और लेट गए थे। इंतजार करने लगे कि कब साधु बाबा उस लड़की को लेकर के और उस कुटिया से बाहर निकलेंगे, और ना जाने कब उनकी आंख लग गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। हड़बड़ा करके नरेश जी उठे, झोपड़ी की तरफ देखने लगे तो झोपड़ी में साधु बाबा नजर आए, वो भी बाहर निकलते हुए अपना सारा सामान लेकर के। अब दौड़ते हुए नरेश पहुंचे, प्रणाम की बाबा, पहले आप बताइए कि वो लड़की जो आपके सामने बैठी हुई थी, खूबसूरत लड़की,
वो लड़की कौन है। अब बाबा के कान खड़े हो गए। अब घूर करके नरेश जी की तरफ देखे। लाल लाल आंखों से गुस्सा बाबा का आ चुका था। अब डांटते हुए कहने लगे कि तुमने कब देखा उस लड़की को। नरेश जी गुस्सा देख करके थोड़ा सहम से गए, लेकिन वो बाबा पूछते चले गए, तुम बताओ, तुमने कब देखा उस लड़की को, कब आए थे, बताओ। अब नरेश जी डर गए, बाबा गुस्सा हो चुके थे। नरेश जी डरते डरते कहने लगे कि मैं तो आया था नशे के लिए, और आप जब नहीं आए तो मैं यहीं पर गमछा बिछा करके सो गया था। इसके बाद कुछ शोर सुनाई पड़ी तो मेरी आंख खुली, और तब मैंने आकर के देखा कि तेज रोशनी हो रही झोपड़ी में, और आपके सामने में खूबसूरत लड़की आलती पालती मार के बैठी हुई है, और मैं देखते ही रह गया था। लेकिन मैं उस टाइम आप लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, वापस चला गया था। इसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई थी। जब अभी आंख खुली है तब मैं दौड़ता हुआ आया। गुरुदेव, आप मुझे बताइए कौन लड़की है, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। गुरुदेव, आप गुरुदेव सारा बात समझ गए थे और डांटते हुए कहने लगे कि देखो, तूने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। मैं तो साधना कर रहा था, और वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है जिसे तुम मामूली लड़की समझ रहे हो। अब तुम तो बड़े खतरे में पड़ चुके हो। लड़की ने तुम्हें पलट कर देखा तो नहीं। आप जो नरेश जी थे वो एकदम डर के कि बाबा बोल क्या रहे हैं। वो सर हिलाते हुए कहे, नहीं बाबा, वो लड़की तो बस आपको घूर रही थी अपनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखों से, वो तो मुझे देखा तक नहीं है। बाबा सोचते हुए कहने लगे कि चलो अच्छा है, ना देखा तो बहुत बढ़िया है, अगर देख लेती ना तो तुम्हारे साथ न जाने अब तक क्या हुआ होता। हाँ देखो, आज के बाद इस जगह पर तुम भूल के मत आना, नहीं तो तुम्हारा जान अब खतरे में हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब नरेश जी एकदम डर के बाबा से पूछने लगे कि बाबा मेरी गलती क्या है, मैंने कौन सा गुस्ताखी कर दिया है, मैं तो आप लोगों को कोई डिस्टर्ब भी नहीं किया हूं बाबा, तो इतना बड़ा जुल्म क्यों मेरे पर। बाबा समझाने लगे कि देखो नरेश, तुम गलत टाइम पर आ गए थे, वो टाइम तुम्हारे लिए सही नहीं था। भगवान ना जाने तुम पर खुश थे, हाँ तभी तुम बच गए। अगर उस लड़की की कृपा दृष्टि तुम पर पड़ गई होती ना तो अब तक ना जाने तुम्हारे साथ में कौन सा खेल हो गया होता, तुम समझ नहीं सकते। अब देखो, मैं जो बोल रहा हूं उसको तुम ध्यान दो, कभी भी शाम के टाइम इस जगह पर मत आना, और मैं भी कुछ दिनों के लिए अभी यहां से जा रहा हूं, ना जाने कब लौटूंगा, लेकिन मेरी बात को गांठ बांध करके रख लेना, ये दोबारा गलती मत करना। इसके बाद साधु बाबा अब नरेश को समझाते हुए और अपने रास्ते पर चले गए। नरेश हक्का बक्का उसी जगह पर खड़े रह गए थे, साधु बाबा को जाते देखते रहे। जब साधु बाबा आंखों से ओझल हो गए तो नरेश फिर उस झोपड़ी में आए जहां पर रात को सुंदर लड़की को देखा था। मन उनका बेचैन था, और वो मन ही मन सोच रहे थे कि बाबा जो बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ बात नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सुंदर लड़की को मैं जरूर पाऊंगा, मैं जरूर उसको पा के रहूंगा। अब अपने मन में नरेश ये प्रतिज्ञा कर लिए कि मैं जरूर इस लड़की को पा कर रहूंगा। और इसके बाद अपने ईंट भट्टे पर आ गए। अब उसी लड़की के बारे में अब उनका मन सोचता रहा सारा दिन। ईंट भट्टे का जो चौकीदार था पूछता रहा कि नरेश, आज बड़ी तुम शांत हो, और रात भर तुम रहे कहां पर। अब वो कुछ बताना नहीं चाहते थे कि मैं इस जगह पर था, रात में मैंने क्या देखा, वो कुछ भी अपने साथी को कुछ भी नहीं बताया। बहाना बना दिए थे कि मैं गांव के साइड में चला गया था और अभी आया हूं। अब फिर रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे तैसे दिन
बीता रात शुरुआत हुई। अब खाना पीना जो बनाए थे चौकीदार के लिए, और खाना पीना खा करके फिर नरेश जी अपने साथी से बोले कि मैं ज़रा हवा पानी खा के आता हूँ। और इसके बाद अब निकल गए नदी के किनारे के साइड में जहाँ वह शमशान घाट था। अब वहाँ गए ना तो वास्तव में वहाँ कोई भी नहीं था। वो झोपड़ी बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, कोई साधु नहीं था वहाँ पर। आप वहाँ बैठ करके कुछ पल झोपड़ी में देखते रहते, फिर बाहर निकल जाते। और इस तरह करते करते रात के 10 से ऊपर का टाइम हो चुका था। अब उस लड़की को देखना चाहते थे, कैसे आई थी इस झोपड़ी में। साधु बाबा के सामने मुस्कुरा रही थी, बड़ी बड़ी आंखों से साधु बाबा की तरफ देख रही थी। काश मेरे जीवन में आ जाए, मैं एक नज़र उसको देख लूं, अपने बाहें में भर लूं। ऐसा उनके मन में इच्छा होने लगी थी। आप बेचैन रहने लगे, कभी बाहर आकर के बैठ जाते, कभी इस झोपड़ी में चले जाते। जबकि साधु बाबा ने बोला था कि देखो नरेश, शाम के बाद ये झोपड़ी के आसपास शमशान घाट के पास बिल्कुल मत आना, ना तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। और वो तो बोल के गए थे कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आऊँगा भी नहीं। लेकिन नरेश जी अब साधु बाबा का कहना नहीं माना था। अब फिर उसी जगह पर आ गए थे। अब कुछ पल तो झोपड़ी में बैठे रहे, तो उस लड़की के बारे में सोचते रहे। अब फिर बाहर निकल गए। ऐसा करते करते आधी रात हो चुका था, लेकिन कहीं पर भी उस लड़की का दर्शन नहीं हुआ। बाहर भी देखते रहे, कहीं भी लड़की नजर नहीं आ रही थी। आखिरकार नींद आने लगी। और जिस जगह पर पहली रात उन्होंने सोया था गमछा बिछा करके, उसी जगह पर फिर गमछा बिछा करके नरेश जी सो गए, गहरी नींद में चले गए। अचानक लगा कि वो सपने में है और वही लड़की उनके पास में आ गई है और उनको अब नींद में जो थी उठा रही है। जैसे लग रहा है कि सब कुछ सपने में हो रहा है, सपने में सब कुछ देख रहे हैं। जब उस लड़की को अपने इतने करीब देखे नरेश जी तो खुशी के मारे उछल पड़े थे। अब उनकी मन की मुराद एक तरह से पूरी हो गई थी और लड़की उनको उठा रही थी और कह रही थी, नौजवान तुम यहां पर क्या कर रहे हो? सपने में कह रहे हैं नरेश जी, देखिए मैडम, मैं आपको देखना चाहता था। कल रात मैंने आपको देखा था, उस साधु बाबा के सामने आप बैठी थी आलती पालती मार करके। आज तब से मेरे मन में चाहत आपकी तरफ हो चुकी है। मैं आपको पाना चाहता हूं, मैं जी भर के आपको देखना चाहता हूं। जैसे लग रहा है कि सपने में सब कुछ चल रहा हो, सपने में बात कर रहे हो नरेश जी उस लड़की से। और लड़की जब बात सुनी तो एकदम चौंक सी गई, कहने लगी, कल तुमने देखा था क्या मेरे को वो साधु बाबू के पास में? तो नरेश हंसते हुए कहने लगे, हाँ हाँ, मैं छुप कर सारा कुछ देख रहा था, आप बहुत सुंदर दिख रही थी। और इसके बाद वो लड़की मुस्कुरा पड़ी। अब उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि आओ, जब तुमने मुझे देख ही लिया है और तुम मुझे प्यार ही करते हो तो हम इतनी दूरी क्यों बना कर रहे हैं, आओ उसी झोपड़ी में चलते हैं। अब नरेश जी जहाँ सोए हुए थे वहाँ से लड़की हाथ पकड़ करके और उनको लेके चलती है उसी झोपड़ी में जहाँ पर कल की रात में पूजा पाठ हुआ था, जो साधना किए थे साधु बाबा ने, उसी झोपड़ी में। वो झोपड़ी अंधकार में डूबी हुई थी। जो आगे आगे लड़की, पीछे पीछे नरेश जी। नरेश जी खुशी के मारे अब एक एक पैर लग रहा था कि मैंने आसमान में उड़ रहे हूं, ऐसा लग रहा था। वो तो अपनी मन की जो मुराद थी वह पूरी होने जा रही थी। अब झोपड़ी में पहुंचते हैं तो अंधेरा झोपड़ी। अचानक जैसे ही लड़की अपना पैर रखती है, अब पूरा उजाला वो झोपड़ी में फैल जाता है। अब इतनी तेज रोशनी देख करके अब जो नरेश जी की थी आंखें चौथिया सी गई। एक पल वो चौंक गए कि झोपड़ी में तो अंधेरा था, इतनी तेज रोशनी कैसे हो गई। वो उस लड़की से पूछना चाहते थे कि आखिर रोशनी का राज क्या है। तब तक वो लड़की नरेश को बोलने लगी, आओ अब हम प्यार करते हैं, देरी क्यों, टाइम क्यों खराब करें। अब वो झोपड़ी में
नरेश जी और वो लड़की आपस में प्यार करने लगे, जिस काम के लिए वहां पर गए थे। नरेश जी अब खुशी के मारे उछल रहे थे। अब तो उनकी मुराद सब पूरी हो रही थी। आखिरकार ना जाने कब अब उनको फिर सपने के अंदर में जैसे नींद आ गई हो, थके हुए हो। ऐसा लग रहा था कि पूरे शरीर से किसी ने खून निचोड़ लिया हो। ऐसा उनको थकान महसूस होने लगी थी। अब गहरी बेहोशी सी उन पर छाने लगी थी। और इसके बाद जैसे गहरी नींद में चले गए हो। जब नरेश जी की आंख खुला तो अपने आप को झोपड़ी में पाया। वो तो बाहर सो रहे थे। अब थकान पूरा शरीर में हुआ पड़ा है। अब अपने शरीर को देख रहे हैं। शरीर पीला पीला सब नजर आ रहा है, जैसे किसी ने पूरा बदन का खून किसी ने चूस लिया हो। ये कैसे हो सकता? तब जो रात में घटा था सपने में, जैसे लगा था कि सब कुछ सपना में देख रहे थे, और वो उनको याद आ गए। अब नरेश जी उस सपने में जो कुछ उन्होंने किया था, उस लड़की से मिले थे, सब कुछ उनको याद आ चुका था। नरेश जी चौंक करके झोपड़ी में देखने लगे। सुबह हो चुकी थी, लड़की वहां कोई थी नहीं। नरेश जी का शरीर अब ऐसा हवा की तरह हो गया था जैसे उनके शरीर में जान ना हो। जैसे तैसे वो उठे और अपने आप को देखने लगे कि अरे भाई, ये मेरे साथ में क्या हुआ है? क्या रात में जो हुआ था वो वाकई में रियल टाइम में हुआ था? वो कोई सपना नहीं था? मैं इस झोपड़ी में कैसे आया? ये मेरा हालत कैसे ही हुई पड़ी है? इस शरीर में इतनी कमजोरी क्यों आ गई है? रात भर में चेहरा पीला पड़ा हुआ है, हाथ पैर पीले पड़े हुए हैं। इस चक्कर क्या है? अब नरेश जी को ये समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार वो धीरे धीरे अपने वो सीठ भट्टे के पास पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उनका साथी देख करके हैरान रह गया और कहने लगा, नरेश, कि तुम्हें क्या हो गया है? ये पूरा शरीर रात भर में तुम्हारा पीला कैसे पड़ गया है? कहीं पीलिया तो नहीं हो गया तुम्हें? अब नरेश अब तो देख ही चुके थे अपने शरीर को। समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ तो कैसे हुआ। अब बार बार नरेश का मित्र जो चौकीदार ईंट भट्टी का था पूछ रहा था कि नरेश बता तो सही, ये तेरे साथ में क्या हुआ? अब नरेश कहाँ तक छुपाते। आखिरकार अपने साथी को वो पूरी बात बताने लगे कि साथी, रात में मैं उसी लड़की को देखने के चक्कर में गया था और ना जाने कब मुझे नींद आ गई, गमछा बिछा के सो गया था। अब मुझे लगा कि मैं सपने में सब कुछ देख रहा हूँ। और इसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैं उसी झोपड़ी के अंदर में था, और तब से लग रहा है कि मेरे शरीर में ताकत ही नहीं है, जैसे किसी ने मेरा सारा खून पी गया हो। अब जैसे ही ये बात नरेश जी ने चौकीदार मित्र को बताया, चौकीदार मित्र एकदम डर सा गया और कहने लगा, अरे दोस्त, तुमने ऐसा क्यों काम कर दिया? अब जो नरेश का मित्र था चौकीदार, भौचक्की अब नरेश की तरफ देख रहा था, पूरे शरीर को निहार रहा था। अब फिर डरते हुए कहने लगा कि देख नरेश, तू तो बहुत बड़े खतरे में हाथ दे चुका है। वो जिस लड़की के चक्कर में तू गया था ना, मुझे लग रहा है जैसे साधु बाबा ने बताया था, वो लड़की आम लड़की नहीं है। वो जरूर कोई भूत प्रेत है, कोई आत्मा है, कोई शक्ति है, और वो तेरे शरीर का सारा खून लग रहा चूस गई है, पी गई। मेरे दोस्त, देख तेरी हालत क्या हुआ पड़ा है। मैं कहूँगा कि अभी भी तेरे पास मौका है, और इस जगह को छोड़ तो अपने घर जा, और जा किसी तांत्रिक से मिल, नहीं तो हो सकता है कि तू बच भी ना पाए। अब अपने दोस्त की बात सुन करके नरेश जी एकदम दंग रह गए थे, और उनको भी एहसास होने लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस साधु बाबा का बात मानना चाहिए था। अब तो साधु बाबा कई दिन के लिए बोल गए थे कि मैं आऊँगा नहीं, उनसे मेरी मदद तो हो सकती थी, लेकिन वो मिले तब ना। आखिरकार अब उस शमशान घाट की तरफ अब चले गए। वहाँ दोपहर तक इंतजार करते रहे कि साधु बाबा दिख जाए, साधु बाबा दिख जाए, लेकिन साधु बाबा नजर नहीं आए। तब उनका कदम अपने गांव की तरफ बढ़ा, क्योंकि
शाम के टाइम अब उस जगह पर रहना नहीं चाहते थे। अब पहली रात तो सब कुछ भुगत चुके थे। पहली रात में इनकी ये हालत हो गई है और वैसे इनको महसूस हो रहा था कि वो लड़की इनके पूरे शरीर का खून चूस गई है, पी गई है, और तभी ये इनका हालत हुआ है। अब धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपने गांव की तरफ गए। घर पहुंचे। घर में कोई उनकी देख रेख करने वाला तो कोई था ही नहीं, सिर्फ माँ के अलावा। अब माँ जब अपने बेटे की हालत देखी तो आंखों से आंसू निकल गए। कहने लगी, बेटा ये तेरी हालत कैसे हुई पड़ी है? पूरा शरीर पीला पड़ा हुआ है, बात क्या है बेटा? तब नरेश जी रोते हुए सारी घटना अपने माँ से बताती है। कोई भी बात अपनी माँ से छुपाए नहीं। अब माँ को समझते देर नहीं लगी कि मेरा बेटा कितने बड़े खतरे में पड़ चुका है और मेरे बेटे की जान कभी भी जा सकती है। हो सकता है वो लड़की अब नरेश का पीछा करे, हर रात इसका खून चूसे, ऐसा भी तो हो सकता है। अब नरेश की माँ थी। अब नरेश को चाचा को बुलाया। चाचा जो थे नरेश के गुस्सा हो रहे थे। ये लड़का तो ऐसा ही है, किसकी बात मानता है? घर में आवारा बन चुका है, नशे के लिए न जाने कौन कौन सा काम करता रहता है। अब तो सुनने में आता है कि ईंट भट्टी पर जाके मजदूरी कर रहा है। नरेश के चाचा भड़क गए थे, लेकिन नरेश की माँ ने बड़ी मुश्किल से शांत कराई। कहने लगी, कैसे भी देवर जी मेरे बच्चे को जान बचा लो, ये एहसान नहीं भूलेंगे। किसी तांत्रिक के पास मेरे बच्चे को ले जाओ, झाड़ फूक करवाओ, ताकि वो आत्मा इसके ऊपर से दूर हो जाए, ऐसी दुर्गति इसके फिर ना हो। अब आखिरकार नरेश चाचा, जो नरेश के चाचा थे, अब सोच विचार करने लगे। अब घर का ही बच्चा था, गलती तो कर बैठा था। अब एहसास भी कर रहा था कि चाचा मेरे से गलती हो गई, माँ मेरे से गलती हो गई, अब आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तब जाके नरेश के चाचा उसको लेकर दूसरे गांव की तरफ चल पड़े, जहाँ एक तांत्रिक बाबा रहते थे, बुजुर्ग व्यक्ति थी, और वहाँ जा कर के ले गए। और जैसे ही नरेश को वहाँ उनके सामने बिठाया, और वो जो तांत्रिक बाबा थे अब भड़क गए नरेश को देखते ही। अब भड़कते हुए कहने लगे, अरे ये किसको आप लेके आए हो? ये तो खुद अपनी मौत को दावत दिया है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ले जाओ इसको, ले जाओ, हटाओ मेरी नज़र के सामने से। अब ये सब देख करके नरेश के चाचा हैरान रह गए थे। अब करें क्या भाई? अब जल्दी से उस बाबा का पैर पकड़ लिया। अब बोलने लगे, बाबा अब आप ही मेरा मदद कीजिए, इस बच्चे को बचाइए, बच्चा तो गलती कर चुका है, बस आप अपनी कृपा दृष्टि इस पर डालिए और किसी तरह से इसका जीवन दान दे दीजिए। देख रहे हैं ना इसकी हालत एक रात में क्या हुआ है। अब बड़ी मिन्नतों के बाद बाबा राजी हुए। अब कहने लगे ये नरेश के चाचा से कि देखो, मैं एक ही शर्त पर इसका इलाज कर सकता हूँ, ये दोबारा उस जगह पर नहीं जाएगा। अगर दोबारा गया ना तो फिर मेरे पास में मत आना, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसकी मौत फिर निश्चित हो जाएगी। अब नरेश भी हाथ जोड़ ली, बाबा अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, जो घर वाले मेरे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, वैसे ही चलूंगा, दोबारा भूल करके शमशान घाट में ईंट भट्टे की तरफ भी नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर में रहूंगा, जो चाचा कहेंगे खेती बाड़ी का काम मैं वही करूंगा, बस मेरी जान बचा दीजिए। अब जो तांत्रिक बाबा थे अपना उपचार करने लगे और नरेश को बिठा दिया अपने सामने में, बोले आंख बंद कर ले, जब तक आंख ना खोलना जब तक मैं ना बोलूं, और जो तेरे को एहसास हो बिना आंखें खोले मुझे बताते रहना, जब मैं बोलूं उसका जवाब देना है, लेकिन याद रहे आंखें नहीं खोलना है, नहीं तो तुम अंधे भी हो सकते हो। आप इतना सख्त नियम, कड़ा नियम, अब नरेश जी जो बाबा कह रहे थे वही कर रहे थे। अब करीब आधा पौना घंटा तक बाबा इलाज करते रहे और फिर जैसे एहसास होने लगा, आंख बंद किए हुए थे, उनको लगा कि वही लड़की उनके सामने आकर के खड़ी हो गई है। नरेश जी की आंखें बंद है और लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी कि नरेश ये तुम क्या कर रहे हो?
मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो। आज रात हम फिर मिलने वाले हैं और तुम ये कौन सी गलती कर रहे हो? अरे अभी मौका है, तुम यहाँ से उठ जाओ, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, फिर हम रात को वहीं पर मिलेंगे। वहीं पर आना नरेश, हम रात वहीं गुजारेंगे। अब उनके मन में सब जैसे लग रहा कि लड़की बिल्कुल सामने खड़ी होकर के सब कुछ बोल रही हो। और तभी जो तांत्रिक बाबा थे उनकी आवाज आई कि नरेश, क्या तुम महसूस कर रहे हो? कुछ तुम्हें नजर आ रहा क्या? तब बिना आंख खोले नरेश बोलने लगे, हाँ बाबा, वही लड़की मेरे सामने खड़ी है। अब मुझसे कह रही है कि तुम यहां से भाग चलो, तुम यहां पर रुको मत। अब मुझे कह रही है कि हम रात को उसी जगह पर मिलेंगे, तुम इस जगह पर मत रुको, अभी भी मौका है, भाग चलो। अब फिर जो तांत्रिक बाबा कहने लगे, बस इसी तरह अपनी आंखें बंद करते रहो, और जो जो तुम्हारे साथ हो रहा है जब मैं पूछूं उसका जवाब देते रहना। फिर पूजा पाठ शुरू हो चुका था। अब नरेश को लगने लगा कि जो लड़की सामने में थी ना, अब पीछे 2 कदम पीछे हट गई है। उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है, डरी हुई लग रही है। सुंदर चेहरा अचानक मुरझा सा गया है। अब 2 कदम पहले पीछे हटी, अब फिर नरेश को चिल्ला के बोल रही, नरेश ये गलती मत करो, हम रात को मिलेंगे उसी जगह पर, तुम यहां से चले जाओ, उड़ जाओ इस जगह से। अब फिर नरेश कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, ये सब इनके मन के अंदर ख्याल में चल रहा था, आंखें बंद की हुई थी। अब फिर लड़की फिर 2 कदम पीछे हट गई, डर गई। तब नरेश ने देखा कि अचानक लड़की का रूप बदलने लगा था। जो सुंदर लड़की फूलों के समान, किसी परी के समान दिख रही थी, अब चेहरा मोहरा सब काला काला सा दिखने लगा था। अब देखते ही देखते भयानक शक्ल की एक औरत वहां पर खड़ी दिखाई दे रही थी। अब आंखें बंद की हुए, जैसे उनके सामने में कोई फिल्म चल रहा हो, वो मूवी देख रहे हो, सब कुछ ऐसा उनको महसूस हो रहा है। अब तभी बाबा की आवाज सुनाई पड़ी कि नरेश, अब तुम्हें क्या दिख रहा है? नरेश बिना आंखें खोले हुए हर सब कहने लगे कि बाबा, मुझे उसका बदला बदला रूप नजर आ रहा है, वो बहुत ही भयानक है बाबा, अब बहुत ही क्रूप है। वो अभी भी मुझसे कह रही थी कि इस जगह से भाग चलो, हम रात को मिलते हैं। तब बाबा ने बोला, ठीक है, तुम सही कर रहे हो, ऐसे ही आंखें बंद किए रहो, खोलना मत आंखें अपनी। हाँ, इसके बाद पूजा मंत्र की आवाज सुनाई पड़ने लगी। अब फिर नरेश क्या देखते हैं कि अचानक जो काले रंग की औरत जो बन चुकी थी फूलों जैसी लड़की, और वो धीरे धीरे अब दूर होती चली जा रही है। और एक पल ऐसा आया कि जैसे वो आसमान में उड़ चुकी हो, एक चिड़िया की तरह। अब फिर धुआं धुआं सा दिखने लगा। अब फिर इसके बाद शांति। अब कुछ देर तक मंत्र का आवाज चलता रहा, और इसके बाद उसी तांत्रिक बाबा का आवाज आया कि नरेश, अब तुम क्या देख रहे हो? नरेश ने जल्दी जल्दी वो बात बताया कि बाबा, वो लड़की एक पक्षी बन करके अब उड़ चुकी है, अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तब बाबा बोले कि अब अपनी आंखें खोल सकती हो, अब तुम सुरक्षित हो। आंखें खोले, बाबा सामने खड़े थे, चाचा बैठे हुए थे, चाचा की आंखों में देख रहे थे। अब चाचा की आंखों में प्यार नजर आ रहा था। अब नरेश की आंखों में आंसू आ गए थे कि चाचा कितना मुझे समझाते थे कि नरेश ऐसी बदमाशी मत कर, नशे से दूर रह, अपने घर के काम में मन लगा, पढ़ाई कर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन अब पछतावा हो रहा था। जब इजाज़त मिली, बाबा ने बोला कि हाँ नरेश अब उठ सकते हो, तब वो उठे और सीधा गए अपने चाचा से लिपट गए, रोने लगे धार मार करके। कहने लगा कि चाचा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन ऐसी गलती अब मैं नहीं करूँगा। आखिर चाचा भी इंसान थे, उनको भी आंखों में आंसू आ गया। कहने लगे बेटा तू सुधर गया ना, बस समझ ले कि मुझे बहुत खुशी हो चुकी है, ऐसी गलती दोबारा मत करना। अब फिर वो तांत्रिक बाबा ने कहा कि देखो नरेश, जो मैंने बताया है ना वैसे ही करना,
उस शमशान के पास में बिल्कुल मत भटकना, कम से कम 6 महीना तक। इसके बीच में कोई समस्या हो तो मेरे पास जरूर आना, मैं उसका भी इलाज करूँगा। लेकिन मैं जानता हूँ ऐसी समस्या कोई नहीं आएगी। हाँ, अगर तुम गलती से शमशान की तरफ निकल गए ना, तो अब समझ लो कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब इसके बाद नरेश और उनके चाचा और उस तांत्रिक बाबा को प्रणाम करके अपने घर की तरफ चल गए थे। और रास्ते भर में चाचा समझाते जा रहे थे, देख बेटा, अब तू सुधर गया है, मुझे बहुत खुशी है। अब मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तेरी शादी कराऊँ, तेरी गृहस्थी बसाऊँ, और तू बस अपने घर के काम में हाथ बटा। इतने पास तेरे पास खेत है, अगर तू खेत में काम करता रहेगा तो कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। भगवान का दिया हमारे पास में बहुत सारा खेत है। अब सारी बात नरेश जी को समझ में आ गई थी और सोच रहे थे कि मैंने ऐसी गलती क्यों की। मैं नशे में अगर नहीं होता तो आज इस जगह तक नहीं पहुंचता। तो दोस्तों, ये थी नरेश जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल तो आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।